अगर हम ट्यूबरकुलोसिस की अब बात करें, तो ट्यूबरकुलोसिस बहुत आम बीमारी है। हमारे आस-पास, मुझ में, आप में भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। बस वो समय की बात है, हमारी जो फिज़िकल और बॉडी की कंडीशंस हैं, उसकी बात है कि हम में शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत आम बीमारी है और लगभग मतलब सभी में अगर टेस्ट भी करा जाएगा तो निकल आएगी। ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत आम बीमारी है, जो कि बहुत आराम से हमारी कम्युनिटी में मिल सकती है। तो ट्यूबरकुलोसिस को भी हम 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है हमारी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जो कि हमारी लंग की बीमारी होती है, जिसमें जो कि सबसे ज़्यादा हमारे समाज में देखी जाती है। उसके सिम्पटम्स होते हैं खाँसी, 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार आना, 2 हफ्ते से ज़्यादा खाँसी आना, बलगम में खून आना, नाइट स्वेट्स जिसको रात में पसीना आना, सीने में दर्द होना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं, जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। अगर हम नॉन पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम कहते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, तो वो हमारे ब्रेन में अफेक्ट कर सकती है, हमारे जीआई सिस्टम में अफेक्ट कर सकती है, हमारी बोन में अफेक्ट कर सकती है और अन्य भागों में भी अफेक्ट कर सकती है। तो ब्रेन में जो अफेक्ट करेगी वो मेनिंजाइटिस होता है, जिसको हम अंग्रेजी में या मेडिकल टर्म में मेनिंजाइटिस कहते हैं। बोन में जो होती है, उसमें जो बोन का डिस्ट्रक्शन, मतलब बोन का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, जॉइंट्स का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, जो कि एक्स-रे के थ्रू ही जाँच जाँच में पता चलता है और जीआई में अगर होता है तो जीआई सिम्पटम्स दिखने लगते हैं। तो अगर हम मोटे-मोटे तौर पे डिवाइड करें, तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के वो सिम्पटम्स होते हैं जिसको हम 4S सिम्पटम्स भी कहते हैं। खाँसी आना, बुखार आना, वेट लॉस होना, नाइट स्वेट्स आना, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी में वो शरीर के अंग के हिसाब से सिम्पटम्स देता है। इसके जो कारण है वो सिर्फ़ बहुत छोटा-सा कारण है। खाँसी ये बहुत आराम से फैलती है। खाँसने से, छींकने से उसी से फैल जाती है। तो हो सकता है कि मैं किसी एक भीड़-भाड़ वाली जगह में गया, वहाँ पे कोई टीबी से ग्रसित मरीज़ है जिसको खुद भी नहीं पता कि वो टीबी से ग्रसित है अभी, उसमें सिम्पटम्स नहीं आए हैं, और वो खाँस दे, छींक दे और मेरे को टीबी हो जाए। तो इस तरह से टीबी फैलती है हमारे समाज में और बहुत आराम से फैलती है। यही कारण है कि ये ईज़िली कम्युनिकेबल है, इस वजह से ये इतना ज़्यादा कॉमन हो गई है। इसका दूसरा कारण जो है कि ये इतनी कॉमन क्यों है, क्योंकि इसका इलाज बहुत लंबा चलता है। इलाज बहुत लंबा चलता है, तो कई जो हमारे मरीज़ हैं, वो कभी-कभार बीच में जो दवा है, वो रोक देते हैं। दवा रोकने की वजह से जो मल्टी ड्रग रेज़िस्टेंस टीबी है, जो पुराना हमारा रेजीम था टीबी के इलाज का, वो असर करना बंद कर जाता है। और फिर वही मरीज़ जो हैं आगे जाके और लोगों में टीबी फैलाते हैं। तो ये 2 कारण हैं जिनकी वजह से, 2 मोटे-मोटे कारण हैं जिनकी वजह से टीबी इतनी आराम से फैल रही है। जिस पेशेंट को टीबी हुआ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकता है तो एक तो मास्क लगा सकता है। दूसरी चीज़ वो जो ये कर सकता है कि वो समय से अपनी सारी दवाई पूरी कंप्लीट करे, जो उसका ट्रीटमेंट का कोर्स है 6 से 8 महीने का होता है, उसको पूरी तरह से कंप्लीट करे, बस यही उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन जो इस जवाब का दूसरा भाग है, वो ज़्यादा अहम है। जो उस मरीज़ के आस-पास के लोग हैं, उनको उस पेशेंट को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे सरकार की पहल है, जिसमें उन्होंने ट्रीटमेंट सपोर्टर एक ग्रुप बना दिया है, जिससे कि जो मरीज़ है, उसके आस-पास के लोग ही वो ट्रीटमेंट सपोर्टर बन जाएँ और उस मरीज़ को पूरा ट्रीटमेंट वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, समय से जा रहा है डॉक्टर के पास कि नहीं जा रहा है, अपनी जाँच करा रहा है कि नहीं करा रहा है, ये ट्रीटमेंट सपोर्टर का काम हो कि उसको सिर्फ याद दिलाए कि समय से दवा ले लो और पूरा अपना ट्रीटमेंट कोर्स कंप्लीट करो। तो यदि हम इस बीमारी को रोकना चाहते हैं, तो ना सिर्फ उस पेशेंट को ध्यान में रखना होगा कि उसको क्या करना है, उस पेशेंट के आस-पास के लोगों को भी ध्यान में रखना होगा कि उस पेशेंट को कैसे सपोर्ट करना है। और वो पेशेंट अपनी बाकी पूरी ज़िंदगी नॉर्मल काट सकता है, यदि वो पूरा अपना ट्रीटमेंट ले ले। बिल्कुल भी टीबी के मरीज़ से डरने वाली बात नहीं है। बस टीबी के मरीज़ ये फैला सकते हैं, ये अपने दिमाग से थोड़ा निकाल दें, उस मरीज़ की अगर मदद करें, तो वो मरीज़ पूरा ठीक हो जाएगा, इससे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और ये पहले से भी चल रही है, लेकिन अभी उसका अगला भाग भी आने वाला है हमारी सरकार की तरफ से, जो कि है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। सरकार क्या कर रही है कि
यदि एक पेशेंट, जिसको हम इंडेक्स केस कहते हैं, एक पेशेंट हमें मिला, तो उसके आस-पास के जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स हैं, सभी की स्क्रीनिंग करता है। हमारी सरकार करवाती है, मुफ्त में। यदि उन पेशेंट्स को भी कोई सिम्पटम मिलता है या उनकी जाँच होने पे वो पॉज़िटिव पाए जाते हैं, तो उनका भी इलाज शुरू हो जाता है। ये हमारी सरकार की पहल है। दूसरा जो है टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि वो अभी पायलट फ़ेज़ में शुरू हो रही है। लेकिन टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी भी सरकार की एक पहल है जिसमें कि जो हमारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, उनको सभी को वो दवा दी जाएगी और चाहे वो सिम्प्टोमैटिक, अगर वो सिम्प्टोमैटिक नहीं है, उनको पहले ही दवा दे करके उनको सिम्पटम ना आए फ्यूचर में, उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा। ये हमारी 2 पहल हैं टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी की। तो इस बीमारी से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उसका जो इलाज है वो डिवाइडेड है इंटेंसिव फेज़ और कंटिन्यूएशन फेज़ में। 2 महीने स्टार्टिंग में, ये मैं पल्मोनरी की बात कर रहा हूँ। 2 महीने स्टार्टिंग में इंटेंसिव फेज़ में 4 दवाएँ दी जाती हैं और बाकी के 4 महीने में कंटिन्यूएशन फेज़ में 3 दवाएँ दी जाती हैं। और जो कंटिन्यूएशन फेज़ होता है उसमें सिर्फ़ एचआरई, मतलब कि आइसोनियाज़ाइड, रिफैम्पिसिन और इथम्बुटोल दी जाती है। यदि हम बात करते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी की, अ, एक्स्ट्रा पल्मोनरी का जो ट्रीटमेंट होता है वो कुछ लंबा चलता है, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि बीमारी कहाँ की है। तो अगर वो मेनिंजियल, मतलब कि दिमाग की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, तो उसका इलाज 9 महीने तक चलता है। यदि डिसेमिनेटेड, मतलब पूरे शरीर में फैल गया है टीबी, उस तरह की बीमारी है तो 9 से 12 महीने चलता है। पॉट स्पाइन है, ऑर्थोपेडिक की है, तो ऑर्थोपेडिक में बोन्स में मतलब टीबी पहुँच गया है तो उसका इलाज उस तरह से चलता है। तो उसका जो रेजिम है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन-सा भाग अफेक्टेड है। लेकिन जो हमारा पल्मोनरी टीबी है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसका हमारा 2 प्लस 4, मतलब कि 2 महीना इंटेंसिव फेज़ और 4 महीना कंटिन्यूएशन फेज़ में हमारी इलाज चलता है। ये सब जितनी भी हम बात कर रहे हैं, ये ड्रग सेंसिटिव टीबी की बात कर रहे हैं। मतलब कि जो हमारा रेजिम है, उससे हमारे पेशेंट सेंसिटिव हैं और वो इस पे रिस्पॉन्ड कर जाएँगे। लेकिन हमारा ड्रग रेज़िस्टेंट टीबी भी है और उसकी अन्य कई सारी कैटेगरीज़ होती हैं जिसमें हम अभी डिटेल में नहीं जाएँगे। लेकिन जो ड्रग सेंसिटिव टीबी होता है, उसका जो इलाज चलता है, वो भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, शॉर्ट कोर्स ओरल और लॉन्ग कोर्स रेजिम। जो पल्मोनरी टीबी होती है, सिर्फ़ वही फैलती है। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, वो फैलती नहीं है। यदि किसी को हड्डी की टीबी हो गई है, दिमाग की टीबी हो गई है, पेट की टीबी हो गई है, तो वो फैलती नहीं है। तो वो उस पेशेंट से तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि किसी को हड्डी की टीबी हो गई तो हम उससे दूर भागें, बिल्कुल वो फैल ही नहीं सकती है। तो ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जो कि कम वेंटिलेटेड जगह पे रहते हैं, ओवरक्राउडिंग में रहते हैं, सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, डायबिटीज़ जिनमें होता है, उनमें एक चांस होता है कि इनमें टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट होता है। ये कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनमें बीमारी ये ज़्यादा पाई जाती है। टीबी और एचआईवी, टीबी और डायबिटीज़ मेलाइटस, इन दोनों का बहुत लिंक है। जिनमें डायबिटीज़ है, उनमें टीबी हो सकती है और जिनमें एचआईवी है, उनमें भी टीबी हो सकती है, जिनमें टीबी है, उनमें भी एचआईवी हो सकता है। इस तरह से हमारे लिंकेजेस बहुत हैं, इसीलिए हमारे सरकार की पहल है और हमारी सरकार के प्रोग्राम का पार्ट है कि जितने भी टीबी कन्फर्म केसेस होते हैं, उन सभी की मुफ्त में डायबिटीज़ की और एचआईवी की जाँच होती है और यदि उनमें डायबिटीज़ या एचआईवी पाया जाता है, तो उसका इलाज भी चलता है।